हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल ई स्कूल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जो होगी इडियम्स और फ्रेजेस पे। ये जो वीडियो सीरीज है ये हमने इंटेंशनली सेलेक्ट की है बिकॉज ऐसे कई पीएससी एग्जाम्स हो रहे हैं जिसमें ये टॉपिक लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा रहा है और इस पे कोई अच्छा कंटेंट मुझे नेट पे नहीं मिला, तो मुझे लगा कि इस पे एक अच्छी सीरीज शुरू करनी चाहिए जिसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आपको नई नई इडियम्स जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही है उनको एक्सप्लेन करना, उस पर एग्जाम्पल्स बताना और उसके साथ में कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको इसमें करवाऊंगा मैं। तो जिस तरीके से हमें बहुत ही अच्छी सफलता मिली थी सिनोनिम्स वाली जो हमने 5 वर्ड्स 5 मिनट्स वाली सीरीज शुरू की थी, वैसी ही यही एक सीरीज होगी जिसमें हमें इडियम्स और फ्रेजेस का एक अच्छा कलेक्शन ई स्कूल आपको प्रोवाइड करवाएगा। सो विद दिस होप दैट just like that 5 words 5 minutes series, we will get tremendous response from the students. With this hope, let's begin this topic. तो चलिए शुरू करते हैं। ई स्कूल में आपका स्वागत है इडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज में। ये आपका सेशन फर्स्ट रहेगा जिसमें आपको 5 नई इडियम्स बताई जाएगी और 5 नई इडियम्स पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेगा और उस पे एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल आपको समझाया जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आपको किसी तरीके का इसमें कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो मैंने अपनी मेल आईडी और मेरी व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करवाए हैं। सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू कॉन्टेक्ट मी इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगली अपने इस सीरीज में किस तरीके से रेस्पॉन्स मिलता है। तो फर्स्ट हम लेते हैं वर्ड। ये फर्स्ट वर्ड है, देखिए स्टूडेंट्स, अ काउच पोटैटो। काउच पोटैटो क्या होता है? एक, वैसे देखो अपने मीनिंग पे नहीं जा सकते, किसी भी इडियम्स होगी प्रोवर्ब्स होती है, हम डायरेक्ट उसमें लिटरल मीनिंग पर नहीं जाना चाहिए बिकॉज इट हैज सम हिडन मीनिंग, हमें उसको समझना है। तो एक काउच पोटैटो किसे कहते हैं? देखिए हम इसके मीनिंग को देखते हैं। होता क्या है? अ लेजी पर्सन और एन आइडलर who spends much time on couch usually watching television। मतलब एक ऐसा आलसी आदमी या कोई आइडलर, खाली समय में एनी टाइम खाली रहने वाला व्यक्ति जो लगभग बहुत ज्यादा टाइम काउच सोफे पे बिताता है बैठे बैठे और ज्यादातर क्या देखता है? टेलीविजन देखता है। अब आप इमेजिन करो कि आपके घर परिवार में भी ऐसे लोग होंगे जो, या दोस्त होंगे, आपके कजिन्स होंगे जो दिन भर टीवी देखते रहते हैं, सोफे कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अ काउच पोटैटो। तो इस पे हम एग्जांपल्स देखते हैं। माय कजिन ऑलवेज टीजेस मी कॉलिंग मी अ काउच पोटैटो। मेरा कजिन हमेशा मुझे काउच पोटैटो कहकर के चिढ़ाता है। अब क्यों चिढ़ाता है? इफ यू call somebody a couch potato, that means that person usually spends time on a couch and usually watches television. That's why that person is called couch potato. Next, don't be so idle that people start calling you couch potato. इतने भी खाली, या आप कह सकते हो बिना किसी काम के ऐसे मत बैठा करो कि लोग आपको काउच पोटैटो कहना शुरू कर दे। आ रहा है समझ में? तो आप काउच पोटैटो किसको कहोगे? इमेजिन करो, recall that name or the person in your mind. That person will be couch potato who spends too much time on a couch. So let's begin the next word. अब next word देखते हैं। next word आपका जो idiom है वो है to be a cut above something or somebody. to be a cut above something or somebody, इसका मीनिंग क्या होता है? to be superior to somebody or someone और समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु का सुपीरियर होना किसी दूसरे से, वो होता है टू बी अ कट अबाउट समथिंग और समवन। आया समझ में? किसी से आप दो कंपेयर करते हो, somebody इज सुपीरियर, तो उसको टू बी अ कट अबाउट somebody कहा जाता है। उसमें somebody की जगह किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल। आई डोंट थिंक यू आर अ कट अबाउट योर एल्डर ब्रदर। जब दो भाई का कंपैरिजन हो रहा है और ऐसा कहता है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम तुम्हारे मुझे नहीं लगता कि तुम तुम्हारे भाई से कुछ सुपीरियर हो। आई मीन टू से दैट योर ब्रदर इज सुपीरियर टू यू इन कंपैरिजन। आए समझ में? सो योर ब्रदर इज अ कट अबाउट यू, आपसे थोड़ा सुपीरियर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट
Idiom: this movie is a cut above other movies on patriotism. देशभक्ति पे कई मूवीज बनी होगी, मैं कहता हूं कि ये जो मूवी है, ये देशभक्ति की मूवीज जो बनी हुई है उसमें सबसे बेहतर है, सुपीरियर है। तो दिस मूवी इज अ कट अबव अदर मूवीज ऑन पेट्रियटिज्म। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने मीनिंग भी बताया है और एग्जाम्पल भी बताया, सो दिस विल कम गेट फॉरएवर इटर्नल imprint on your mind if you get the meaning explanation as well as the sentence in such video. Now let's move to the next one. To be at daggers drawn. Dagger को बोलते हैं कटार को, है ना? आप किसी के सामने हमेशा कटार निकाले रहते हो, इसका मतलब हुआ कि आप बहुत से गुस्से में हो, आप हर समय लड़ने को तैयार हो, तो वो होता है to be at daggers drawn. आप हमेशा गुस्से में हो, लड़ने को तैयार हो, टू बी वेरी एंग्री विद ईच अदर, एक दूसरे से हमेशा खींचतान में रहना, झगड़े में रहना, ये होता है टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। आया समझ में? एग्जाम्पल: द टू ब्रदर्स आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन ओवर द इश्यू ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी। पेरेंटल प्रॉपर्टी है, घर की संपत्ति है, उसके मुद्दे पर दोनों भाई हमेशा गुस्से में रहते हैं, झगड़े को तैयार रहते हैं, आतुर रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी इज एट डैगर्स ड्रॉन विद हर एम्प्लॉयर। इसका मतलब किसी ऑफिस की बात करते हैं कि वह जो है अपने एम्प्लॉयर से हमेशा झगड़े को तैयार रहती है, ठीक है, या हमेशा जो से खिंची हुई रहती है, क्रोध में रहती है, तो शी इज एट डैगर्स ड्रॉन विद हर एम्प्लॉयर। आया समझ में? सो हु आर यू एट डैगर्स ड्रॉन विद? आप किससे खिंचे हुए रहते हो, गुस्से में रहते हो, लड़ने को तैयार रहते हो? तो इमेजिन करो, फ्रेम अ न्यू सेंटेंस एंड शो योर फीलिंग्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। टू बी एज फिट एज फिडल। अब ये जो है एज फिट एज फिडल, इसी का सेम एक और इडियम बनती है, टू बी एज फिट एज फ्ली। ठीक है, कोई बहुत हेल्दी है तो उसको क्या कहा जाएगा? एकदम फिडल की तरह फिट हो, फ्ली की तरह फिट हो, वेरी अजाइल, वेरी एक्टिव, वेरी एनर्जेटिक यू आर, तो उसको कहा जाता है यू आर एज फिट एज फिडल। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? टू बी वेरी फिट एंड हेल्दी, बहुत ही हेल्दी होना, फिट होना, ये होता है टू बी एज फिट एज फिडल। इसको याद रखना है। एग्जाम्पल: माई ग्रैंड मदर इज अबाउट 90। मेरी जो दादी है वो 90 के पास है, 90 से ऊपर है। शी इज एज फिट एज फिडल, बट स्टिल शी इज वेरी फिट, वेरी हेल्दी, शी इज वेरी एक्टिव, शी डज अ वर्क ऑन हर ओन सेल्फ। दिस इज कॉल्ड टू बी एज फिट एज फिडल। यू एट दिस एज सीम एज फिट एज फ्ली। इस एज पर तुम एक फ्ली की तरह फिट लगते हो। दैट मीन्स यू आर वेरी फिट और हेल्दी एट दिस एज। तो ये हुआ आपका नेक्स्ट इडियम। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये क्या है? देखो, मैंने जैसे बताया कि हम कुछ इडियम्स को हम समझेंगे एग्जांपल से, मीनिंग को एक्सप्लेनेशन से समझेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू ड्राइव होम? ड्राइव होम का क्या मीनिंग होता है? ये आपके सामने है। टू रिटर्न होम, घर लौटना। टू फाइंड रेस्ट, टू फाइंड कर दो इसको, टू फाइंड रेस्ट। टू एम्फेसाइज, टू लर्न समथिंग। क्या होता है? कुछ सीखना, किसी पे दबाव डालना, रेस्ट करना या घर लौटना। देखिए स्टूडेंट्स, इफ यू विल गो टू द लिटरल मीनिंग यू विल फाइंड दिस वर्ड कि होम यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे भी आ रखा है, तो घर लौटना ये मीनिंग हो सकता है। दैट विल बी अ रॉन्ग मीनिंग स्टूडेंट्स। यू कैनॉट गो डायरेक्ट टू द वर्ड टेकिंग द लिटरल मीनिंग। आपको क्या करना होगा? इडियम्स है तो कुछ हिडन मीनिंग होगा, इट विल नॉट बी अ सरफेशियल मीनिंग। सो इसका मीनिंग जो आंसर होता है वो होगा इसका आंसर थर्ड, टू एम्फेसाइज, दबाव डालना, किसी चीज को एम्फेसाइज करना, टू ड्राइव होम होता है। तो जैसे एग्जांपल है, लेट्स ड्राइव होम दिस न्यू नॉलेज टुडे। आज इस नए ज्ञान को हम दिमाग में डालते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, तो ये होता है टू ड्राइव होम। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड,
अब ऐसा नहीं है कि आपके पास में कोई कुल्हाड़ी है, आपको खुद को कुछ काटना है, ऐसा इसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। टू स्टार्ट अ बिजनेस मीनिंग नहीं होता है इसका, व्यापार शुरू करना इसका मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। स्टार्ट रिवेंजिंग ऑन समबडी, किसी से बदला लेना। अब वो जहां बात आती है कि एक्स की बात आ गई है ना, कुल्हाड़ी की बात आ गई, तो ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़े की कोई बात है, ऐसा भी इसका मीनिंग नहीं होता है। स्टार्ट अर्निंग समबडी समझ लाइवलीहुड, ये भी नहीं होता है। अपना जीविक उपार्जन करना, जीने के लिए कुछ कमाना, ये भी मीनिंग नहीं होता है। इसके मीनिंग होगा सेकंड वाला, टू हैव अ प्राइवेट एंड टू सर्व, अपना खुद का कुछ निजी स्वार्थ होना। इसका मीनिंग क्या होता है? खुद का कुछ निजी स्वार्थ होना। टू हैव एन एक्स टू ग्रिन, आपका खुद का कुछ स्वार्थ है। इफ यू हैव सेल्फिश एंड, कुछ अपना पर्पस सॉल्व करना चाह रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड टू हैव एन एक्स टू ग्रिन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आई हैव नो एक्स टू ग्रिन इन अटेंडिंग दिस मीटिंग। अब आपको कहा जाता है आपने मीटिंग में गए, क्या हो तो आप कैसे आ गए मीटिंग में? आप कहोगे आई हैव नो एक्स टू ग्रिन इन अटेंडिंग दिस मीटिंग। इस मीटिंग को अटेंड करने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आई एम नॉट सेल्फिश, आई हैव नो सच हिडन मोटिव फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग, सो आई हैव कम हियर जस्ट टू अटेंड द मीटिंग। आई हैव नो एक्स टू ग्रिन। आया समझ में? कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, आपका कोई हिडन या प्राइवेट मोटिव नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट, है ना। अब चूहे की सुगंध लेना अजीब सा लगेगा। टू एक्सपेक्ट टू बी एक्सपर्ट ऑफ एनिमल्स, नहीं होता है। अब ये कह दे कि चूहे की सुगंध लेना तो आप कोई एक्सपर्ट होंगे, कोई स्टडी कर रहे होंगे जीवों पे, ऐसा कुछ नहीं है। टू बी एंक्सियस अबाउट समथिंग, ये भी नहीं होता है। किसी के बारे में चिंतित होना, ये भी नहीं है। टू बी वेरी एंग्री, ये भी नहीं है। इसका मीनिंग होता है टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग। इसका भी मीनिंग क्या होगा? किसी भी कार्य में सस्पेक्ट, कुछ गड़बड़ की आशंका लगना, आपको संदेह होना, डाउट होना, ये होता कहलाता है टू स्मेल अ रैट। अब मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स हैव गैदर्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग, स्कूल प्रीमाइसेस, आई स्मेल अ रैट। इसका मतलब मुझे कुछ डाउट है, आई सस्पेक्ट दैट देयर आर सम हिडन मोटिव, उनका कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो इस कारण से वो इकट्ठे हुए हैं। तो इस तरीके की उम्मीद करना कि कुछ गड़बड़ होगी, डाउट होना, सस्पेक्ट होना किसी भी डीलिंग में, है ना, गलत होने की आशंका होना, टू स्मेल अ रैट कहलाता है। तो गलत होने की आशंका को टू स्मेल अ रैट कहते हैं, जिसका आंसर हो गया टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल भी है। ही हैज कम टू मी टुडे आफ्टर सो मेनी ईयर्स, वो मेरे पास में इतने लंबे समय बाद में आया, इतने सालों बाद में आया। आई स्मेल अ रैट एट हिज अराइवल, उसके आने पर मुझे संदेह हो रहा है। मतलब कि लंबे समय से वो मेरे से मिला नहीं, मेरे से बात की नहीं। नाउ ही हैज कम आफ्टर सो मेनी इयर्स, सो आई हैव सम डाउट, आई सस्पेक्ट, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। तो आई स्मेल अ रैट एट हिज अराइवल का मतलब मुझे कुछ संदेह हो रहा है। आई स्मेल अ रैट। इसका एग्जाम्पल बना के, अपने खुद का एग्जाम्पल बना के देखना। आई एम श्योर दैट यू विल बी वेरी इजीली मेकिंग सेंटेंसेस ऑन these idioms once you have gone through these videos very attentively. Now let's move to the next idiom. ये लो, खत्म होने वाला है वीडियो, एंड होने वाला है। टू एंड इन स्मोक, ठीक है। इसकी तरफ बढ़ते हैं। टू एंड इन स्मोक, किसी का धुएं की तरह खत्म हो जाना, धुएं में उड़ जाना। इसका मीनिंग टू फेल कंप्लीटली। देखो स्टूडेंट्स, इसका मीटिंग जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली यही होता है। टू एक्सटिंग्विश फायर एट वंस, मैंने कहा ना कि इसका कोई भी लिटरल मीनिंग नहीं होता है। तो टू एक्सटिंग्विश फायर एट वंस, ये इसका मीनिंग नहीं हो सकता। मिटिगेट एंगर, या क्रोध को कम करना, गुस्से को कम करना, भी इसका मीनिंग नहीं है। नन तो है ही नहीं। इसका मीनिंग क्या होगा? एक मतलब किसी कार्य का पूरी तरीके से असफल हो जाना, टू एंड इन स्मोक कहलाता है, ठीक है। धुएं में खत्म हो जाना, धुएं में उड़ जाना, धुएं की तरह उड़ जाना, ये इसका मीनिंग होता है। हिज बिजनेस एंडेड इन स्मोक बिकॉज ऑफ हिज रैश आइडियाज, उसके जो रैश, बिना सोच विचार के किए गए जो विचार थे, उसके कारण से उसका जो व्यवसाय था, दैट एंडेड इन स्मोक मीन्स दैट फेल्ड टोटली। इसका मतलब वो पूरी तरीके से असफल हो गया। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। टू बी अबव बोर्ड,
ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होगा, ये देखो लिटरल मीनिंग तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। टू मेक थिंग्स क्लियर नहीं होगा, टू स्टार्ट ए बिजनेस व्यापार शुरू करना नहीं होगा, टू फाउंड लॉस्ट थिंग ये भी नहीं होगा। इसका मीनिंग होता है टू बी ऑनेस्ट एंड ओपन। आप अपनी डीलिंग में ऑनेस्ट हो, ओपन हो, वट एवर इज इनसाइड यू, यू एग्जैक्टली शो दैट टू द पीपल। यू आर ओपन टू एवरीबडी, यू आर ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, यू आर ऑनेस्ट इन योर बिहेवियर। दिस इज कॉल्ड टू बी above board. So, who is a person in your contact who is above board? You name that person, you will find an exact idiom for that person to be above board. So, if I say that my friend so and so Anil is above board, that means he is very honest, he is very fair, he is very open, he has no hidden motives. This is the meaning of this idiom. My manager is above board. मेरा manager है वो above board है. Very honest person he is. Thus the director concluded the meaning. ये कहते हुए डायरेक्टर ने मीटिंग को खत्म किया. That my manager is above board. That means I have no doubt on the integrity of my manager. He is very honest, very open, very fair in his dealing. So that's how we have come to the end of this video. Students, ये था आपके इडियम्स और फ्रेजेस पे कुछ आपके एग्जाम्पल्स आपके सामने। मैंने कोशिश की है इनको विद एग्जाम्पल समझाने की, और कुछ एक्सरसाइज भी बताइए किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इफ यू हैव बीन वेरी अटेंटिव थ्रू आउट दिस वीडियो, आई होप दैट ऑल दिस थिंग्स विल ड्राइव होम टू यू। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे कंटिन्यू, अब मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं। यू विल हैव अ वेरी नो great collection of idioms and phrases with you, और आपने अच्छे से उनको वीडियो देख लिया तो आपको कहीं लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। Everything will be in your mind and everything will be on your tips. So students, with these words I conclude my video. Thanks for watching this video, and I request you, don't forget to subscribe my channel, and to press bell icon and stay tuned with me. Thank you very much. Be tuned with me. Thank you very much.